बच्चों अभी फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बहुत देखने मिलते हैं फिजिक्स में। तो अभी हम जो हमने टॉपिक किया था रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी वाला जो टॉपिक किया था, उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तो आपका पहला न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 12.3 पेज 208 आपकी एनसीईआरटी में से, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, ठीक है। क्वेश्चन में ए और बी पार्ट में दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ए पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब कितना खींचेगा करंट, ठीक है। और बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर कितना खींचेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब कितना करंट खींचेगा, इलेक्ट्रिक हीटर कितना करंट खींचेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, ठीक है। तो वोल्ट क्या है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस क्या है आर है 1200 ओम, ठीक है। तो आपका ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ के हिसाब से 20 आईएल, तो आई को अकेला बनाओ तो बी अपॉन आर, तो ओम्स के लॉ के हिसाब से आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर, ठीक है। आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर। बी क्या है 220, आर क्या है 1200, ठीक है। जीरो के साथ जीरो कैंसिल करो, ठीक है, कट शॉर्ट करो, 2 6 जा 12, 0 का 0, 2 1 जा, ठीक है। 11 डिवाइड 60 करो, तो 60 को 11 से डिवाइड करेंगे 0.060 1 जा 60, ठीक है। 0.5 नहीं जा रहा है, ठीक है, फिर से 0 लगाएंगे। डेसिमल है तो आप कितने भी 0 लगा सकते हो बाद में, ठीक है, मतलब एक 0 तो लगा ही सकते हो। 60 की टेबल में 500 कब आता है, तो 6 9 जा 54 होता है, 6 8 जा 48, ठीक है, 8 जा, ठीक है, तो 20 बचा, ठीक है, फिर से 0, 6 की टेबल में 3 180, 20 बचा, फिर से मतलब 0.188, आप दो डिजिट तक मानो बहुत हो गया तो 0.18, ठीक है। तो करंट क्या है 0.18, ठीक है। आई क्या है 0.18 एम्पियर, ठीक है, मतलब इतना करंट एक बल्ब ड्रॉ करेगा, ठीक है। एक बल्ब इतना करंट खींचेगा। अगर 220 का वोल्टेज है, इतना रेजिस्टेंस है, तो करंट इतना खींचेगा आपका बल्ब, एक बल्ब छोटा सा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक हीटर, जो आपके घरों में हीटर आप रॉड यूज करते हो हीटर की, वो कितना खींचेगा, तो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस क्या है 100 ओम, ठीक है। फिर से ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V क्या है आपका 220, R क्या है 100, 0 के साथ 0 कैंसिल, 22 अपॉन 10, तो डिवाइड में एक 0 है तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगेगा, तो 2.2 एम्पियर, ठीक है। I इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर, ठीक है। तो करंट, आप यहाँ ध्यान दो आपकी नॉलेज के लिए, जो बल्ब है देखो कितना कम करंट खींच रहा है 0.18, ऑब्वियसली बल्ब को जलने के लिए बहुत कम करंट चाहिए 0.18, और सामने ये देखो जो इलेक्ट्रिक हीटर देखो कितना ज्यादा करंट खींच रहा है 2.2 एम्पियर, ठीक है। मैं सिर्फ आपको कंपेयर करा रही हूँ। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी के ए और बी। बच्चों अभी यहाँ ध्यान से देखो, आपका एग्जाम्पल 12.4 एनसीईआरटी का है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट।
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रिक हीटर की बात कर रहा है। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जिसका क्या है 60 वोल्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर का पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है। When it draws a current, जब वो करंट खींचता है, कितना करंट खींचता है, वो करंट खींचता है 4 एम्पियर जितना, ठीक है। जब वो करंट खींचता है 4 एम्पियर जितना, ठीक है, 4 एम्पियर जितना करंट खींचता है। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, ठीक है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज। कह रहा है अगर इस हीटर का पोटेंशियल डिफरेंस बदल दें, कह रहा है ये इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर इतने वोल्ट पे इतना करंट खींचता है, ठीक है, इतने वोल्ट पे इतना करंट खींचता है। तो कह रहा है अगर इस इलेक्ट्रिक हीटर का पोटेंशियल डिफरेंस 120 कर दें, मतलब इसका 120 वोल्ट कर दें, तो ये कितना करंट खींचेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर का ये वोल्ट है, इतना करंट खींचता है, तो इलेक्ट्रिक हीटर का 120 है तो कितना करंट खींचेगा। अब इसमें तुम्हारी मैक्स मत लगा देना कि 1 किलो आलू का 12 रुपया तो 12 किलो का कितना मल्टीप्लाई, ऐसी मैक्स मत लगाना, ऐसी वो वाली मैक्स नहीं, फिजिक्स लगानी है। फिजिक्स में क्या था, ओम्स लॉ यूज करो। V इज इक्वल टू आयर, आर को अकेला बनाओ, आर को अकेला बनाओगे तो V अपॉन आई, ठीक है। तो बाय ओम्स लॉ, ठीक है, बाय ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। जो V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला है उसको तोड़ मरोड़ के 3 तरह से यूज किया जा सकता है। पहला V इज इक्वल टू आई आर, दूसरा R इज इक्वल टू V अपॉन आई, तीसरा I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। 3 तरह से उस एक फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई है, V क्या है मेरा 60, I क्या है 4, ठीक है। करो कट शॉर्ट 60 और 4 को, 4 1 जा 4, 5 6 2 बचे, 4 5 जा 20, तो 15 ओम आंसर आया मेरा। R क्या आया 15 ओम, ठीक है। अब कह रहा है इस हीटर का वोल्टेज बदल दिया, क्या कर दिया, हीटर का वोल्टेज 120, उसने हीटर का वोल्टेज बदलने की बात की है, रेजिस्टेंस नहीं, तो रेजिस्टेंस यही लगेगा, वोल्टेज भी वही रहेगा। आपको फाइंड क्या करना है, करंट। फिर से ओम्स लॉ यूज करो, ठीक है, फिर से ओम्स लॉ यूज करो, बाय ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ यहाँ आई फाइंड करना है, तो क्या आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। भूल गए हो, फिर से ओम्स लॉ के 3 वर्जन है, एक V इज इक्वल टू आईआर, दूसरा R इज इक्वल टू V अपॉन आई, तीसरा I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। ओम्स लॉ के 3 काम, ठीक है, उसके 3 काम, पहला V इज इक्वल टू आईआर, दूसरा R इज इक्वल टू V अपॉन आई, तीसरा I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, V क्या है आपका 120, R क्या है 15, ठीक है। कट शॉर्ट करें, पहले 5 की टेबल इजी टेबल पढ़ें, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो आंसर क्या आया 8 एम्पियर, 8 एम्पियर करंट खींचेगा, ठीक है, 8 एम्पियर, ठीक है। थोड़ा आप समझो, मतलब थोड़ी सी बुद्धि लगाओ कि हीटर जब उसका वोल्ट 60 वोल्ट था, 4 एम्पियर खींच रहा था, जब उसका वोल्ट डबल कर दिया 120 कर दिया, तो करंट भी डबल खींच रहा है, ठीक है। वो आप ऐसे कर सकते थे, मैक्स भी लगाते तो भी आंसर वही आता, पर हमको फिजिक्स फॉलो करना था, ठीक है, फिजिक्स के स्टेप्स फॉलो करने थे। आप मैक्स फॉलो करते, भाई ये इतना तो ये कितना, वैसा करके करते तो भी आंसर आता, पर वी वांटेड टू फॉलो फिजिक्स, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 8 एम्पियर, ठीक है। बच्चों अभी आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 12.5 आपके एनसीईआरटी में पेज 208 पे है। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। The diameter of the wire is 0.3 mm. What will be the resistivity of the metal at that temperature?
देखो रेजिस्टिविटी वाला सम है, रेजिस्टिविटी मतलब रो, ऐसा लिखा जाता था ना, उसका सम है, रो का सम है, ठीक है। तो आपको रो फाइंड करना है, इसमें जो जो दिया है सारा लिख लो, इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, सॉल्यूशन, ठीक है। आपको क्या दिया, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। देखो सारा नोट करते जाओ क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ कितनी है 1 मीटर, लेंथ दी है 1 मीटर। फिर क्या दिया हुआ है आपको, रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इज 26 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है 26 ओम, ठीक है। अच्छा एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का कुछ अभी काम नहीं है, 20 डिग्री सेल्सियस ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब उसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, ठीक है। डायामीटर 0.3 mm। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, आपको क्या फाइंड करना है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, तो आपने जब मैंने आपको थ्योरी कराई थी, ठीक है, मेरे ख्याल से परसों वाले लेक्चर में थ्योरी कराई थी, तो क्या था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। ये था R का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। मुझे क्या फाइंड करना है, रो फाइंड करना है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को अकेला बनाओ तो क्या होगा फॉर्मूला, आर ए अपॉन एल, ठीक है। आर ए अपॉन एल है इसका फॉर्मूला, तो रो का फॉर्मूला क्या होगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है आर ए अपॉन एल। अच्छा अब ये क्या है, आप ये किसका कर रहे हो, ये जो रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है किसकी करनी है, आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है वायर की। किसकी रेजिस्टिविटी फाइंड करना चाह रहे हो आप, वायर की रेजिस्टिविटी फाइंड करना चाह रहे हो, वायर की रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है आपको। तो वायर कौन सी शेप में होती है, वायर देखो इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है। तो आपको वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो वायर होती सिलिंड्रिकल शेप में है, पर आपको करंट फाइंड करना है कि कितना इसमें करंट जाएगा, ठीक है। मतलब सर्कुलर हिस्सा गिनना है आपको वायर का, ठीक है। लेंथ ऑलरेडी आ गई है, लेंथ नहीं, आपको सर्कुलर हिस्सा, मतलब आप मान के चलो वायर सर्कल शेप में है, सर्कुलर शेप में है, तो वायर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला रो ए की जगह क्या लिख दोगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि वो एरिया बोल रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, वायर के इस हिस्से का एरिया, ये हिस्सा वायर का ये हिस्सा सर्कल शेप में था, क्रॉस सेक्शन मतलब सर्कुलर पार्ट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ वायर इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो रो, एक सेकेंड, तो आर ही होगा, और ए क्या है, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। तो अच्छा अब क्या करेंगे, आपको देखो आपके पास क्या क्या है, आपके पास आर है, ये रहा, पाई की वैल्यू तो पता है, बचपन से पता है, 22/7 लोगे। आर की वैल्यू नहीं है, कैसे, डायामीटर है, आर चाहिए, डायामीटर, आपको डायामीटर से आर फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस क्या होता है, डायामीटर का आधा, तो डायामीटर, तो रेडियस क्या होगा, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 0.3/2 mm, ठीक है। तो 0.3/2 को कट शॉर्ट करो, तो देखो 0.3 को 2 से करो, 2 1 जा 2, 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10, 0.15 नहीं पा रहा है तो ऐसे करके देखो, 2 से 0.3 को कट शॉर्ट, 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, 3 नीचे उतारो, 2 1 जा 2 -1, ठीक है। 2 की टेबल में 1 नहीं आता है तो यहाँ 0 लगेगा, डेसिमल लग गया ना, डेसिमल लग गया तो आगे कितने भी 0 लगा सकते हो, एक 0 तो लगा ही सकते हो, कितने भी नहीं, एक 0, 2 5 जा 10, ठीक है।
तो 0.15, तो r क्या है आपका, देयरफॉर r इज इक्वल टू 0.15 mm, ठीक है। पर mm है, mm हमको SI यूनिट में हर चीज चाहिए। SI यूनिट में क्या होता है, मीटर होना चाहिए, ठीक है। मिलीमीटर नहीं चलेगा, मीटर होना चाहिए, ठीक है। मिलीमीटर नहीं चलेगा, मीटर। देखो ये आपका मीटर है, ठीक है, तो ये भी मिलीमीटर नहीं मीटर में होना चाहिए। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो कन्वर्ट करें, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ मीटर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ वैल्यू रख दो। r की वैल्यू क्या है 26, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, r² की वैल्यू ये रही 0.15 इंटू 10⁻³ 0.15 इंटू 10⁻³ स्क्वायर, स्क्वायर है ना, अपॉन l, l क्या है 1 मीटर, तो अपॉन 1 मीटर, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, अब सबको सॉल्व करें, तो इज इक्वल टू 26 इंटू 22/7, ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो मल्टीप्लाई 0.15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू 26 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 0.15 दो बार 0.15 0.15 3 2 जा 6 10⁻⁶, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, अब सॉल्व करो सबको, किस तरह से कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.15 है तो 15/100 मल्टीप्लाई 15/100 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 5 3 जा 15 5 2 जा 10 0 का 0 5 3 जा 15 5 2 जा 10 0 का 0, ठीक है। फिर से कट शॉर्ट करो 2 की टेबल से, कैसे कट शॉर्ट करोगे, 2 10 जा 20 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 10 जा 20 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ठीक है। किस तरह से देखो, मतलब इतना बुद्धि चलना चाहिए आपका, ठीक है। मैथ्स अगर थोड़ी घड़ी आती है तो फिजिक्स में बुद्धि चलेगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ देखो 13 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 10 दो है मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻⁶, ठीक है। अच्छा अब आपको ये सब सॉल्व करना है, तो अब करें सबको सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे, देखें यहाँ पे 3 3 जा 9 11 9 जा 99 99 3 3 जा 9 11 जा 99 99 13 जा, ठीक है, 99 13 जा 1 9 जा 9 1 9 जा 9 3 9 जा 27 3 9 जा 27 28 29, ठीक है, 7 18 9 10 11 12 1 2 8 7, ठीक है। तो 1 2 8 7, ठीक है, 1 2 8 7 अपॉन 7 इंटू 100, ठीक है, इंटू 10⁻⁶, ठीक है, इज इक्वल टू 1287 अपॉन 700 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। 700 को 1287 से करो डिवाइड, 1287 को 700 से डिवाइड करो, ठीक है। मैं यहाँ करती हूँ,
ठीक है, ये मेरा देखो 700 है, 1287, ठीक है। 700 की टेबल में 1287 कब आएगा? 700 2 जा 1400 हो जाता है, तो 700 1 जा 700, 7 में से 0 गए 7, 8 में से 0 गए 8, 12 में से 7 गए 5, ठीक है। 0.07 की टेबल में 570 कब आएगा? 7 5 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 5600, ठीक है। 0 7 8 में से 6 गए 2, ठीक है। 270। अच्छा, अब फिर से एक 0 यहाँ लग जाएगा, पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हो, यहाँ एक 0 लगा दोगे, ठीक है। तो अब 7 की टेबल में 27 कब आता है? 7 3 जा 21, तो 703 जा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 006, ठीक है, 600। तो 1.83 दो डिजिट तक ही रखो, तो आंसर क्या आएगा? 1.83 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। रो क्या आया? 1.83 इंटू 10⁻⁻6। इसका यूनिट ओम मीटर होता है, ये होता है इसका यूनिट ओम मीटर, ठीक है। तो ये आपका रो आया, ठीक है। शायद आपने कैलकुलेशन किसी और तरह से करो, पर आंसर ऐसा आना चाहिए, ठीक है। हम हमेशा जब भी रेजिस्टिविटी का आंसर लिखते हैं तो हम इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 2 नंबर के पहले पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। भाई हमेशा जो ये वाली प्लेस होती है इसके पहले पॉइंट होती है और इंटू 10 समथिंग होता है। क्योंकि मैं टीचर हूँ, मुझे प्रैक्टिस है, तो मुझे पता है मुझे आंसर ऐसे लाना है, इसलिए मैं ऐसे स्टेप्स करती हूँ, ठीक है। शायद आप स्टूडेंट हो, आपकी अलग सोच हो, आपके अलग स्टेप्स हो, पर आपका फाइनल आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, ठीक है। पहले नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। उसमें आपको फिर आप जो भी मेथड करो, फाइनली आपको ऐसा ही करना है। अगर आपको अलग मेथड आपका समझ नहीं आता है तो अलग मेथड फेंक दो, फिर यही मेथड अप्लाई करो, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट सम है, स्कूल्स में भी बहुत पूछते हैं और बोर्ड में भी एक आध बारी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1.83 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, मैंने थोड़ा वेरी किया है, आपकी जो टेक्स्ट है उसमें 1.84 है। अगर 1.84 लाना है तो देखो एक 0 और बढ़ा दो, ये 600 था ना, 600 था, तो एक 0 और बढ़ा दो, ठीक है। मेरा तो बोर्ड भी कम पड़ गया, आपकी तो नोटबुक है, एक 0 और बढ़ा दो, 6000 हो जाएगा, ठीक है। एक 0 और बढ़ा दो तो 6000। 7 की टेबल में 60 कब आता है? तो 7 8 जा होता है, ठीक है। 1.838, 1.838, ठीक है। तो 7 8 जा 56, ठीक है। तो 400, मतलब 3, आप 2 के बाद तीसरी डिजिट पे गए, तीसरी डिजिट देखो 1.838 आंसर आया, तो तीसरी डिजिट 5 से बड़ी है, तीसरी डिजिट 5 से बड़ी है, तो ऑटोमेटिक जो अगला नंबर है वो +1 हो जाएगा, ठीक है। ये रूल है, अगर तीसरी डिजिट 5 से बड़ी होती है तो अगर आपको 2 डिजिट में आंसर लिखना है तो उसके अगले वाला नंबर +1 हो जाता है, 5 से बड़ी हो तो, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? 1.84, ठीक है। मतलब मैंने ये टेक्स्ट के आंसर से मैच किया। अगर मैं 1.83 इंटू 10⁻⁻6 लिखती ओम मीटर तो भी कोई गलत नहीं देता, क्योंकि पॉइंट का डिफरेंस है। तो फिर भी आप इतना मतलब डिवाइड करो तो 3 डिजिट तक जाया करो, पर आंसर आपका 2 डिजिट तक ही लाने का। तो जैसे तीसरी डिजिट 8 थी तो अगला ऑटोमेटिक +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी रेजिस्टिविटी है 1.84 10⁻⁻6 ओम मीटर। मैंने बहुत डिटेल में कराया है, पर फिर भी 1-2 बारी रिवाइंड करके ये वाला सम तो जरूर देखना। थोड़ा सा पूछा भी जाता है, इम्पोर्टेंट भी, और थोड़ा हल्का टफ भी है, ठीक है। कैलकुलेशंस टफ है। बच्चों क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 12.6 पेज 209 है आपका। बोल रहा है अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, ठीक है। एक वायर है
जिसका मटेरियल L है, ठीक है। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, ठीक है। वायर है, उसका जो लेंथ है वो L है, ठीक है। लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A। रेजिस्टेंस है 4 ओम। और व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, ठीक है। ये वायर, ये एक वायर है, वन वायर, ये अनदर वायर। अब खासियत क्या है? दोनों वायर का मटेरियल सेम है, मतलब अगर एक वायर कॉपर की है तो दूसरी भी कॉपर की होगी, एक एल्यूमिनियम के दूसरी भी एल्यूमिनियम की होगी, ठीक है। दोनों का मटेरियल एकदम सेम है, मतलब उनकी लेंथ सेम होगी, ठीक है। मतलब लेंथ सेम नहीं होगी उनकी, मतलब उनका जो मटेरियल है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ द सेम हैविंग लेंथ L/2। लेंथ क्या है? इस वायर की लेंथ, इस वायर की लेंथ, नई वायर की लेंथ, मतलब L डैश। L डैश क्या है? L/2। फिर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया मतलब A डैश। A डैश क्या है? 2A, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका रेजिस्टेंस ये है, तो इसका व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर वायर सेम मटेरियल की बनी हुई है, इसने क्या बोला है? वायर ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है। अगर वायर सेम मटेरियल की बनी हुई है तो उसकी रेजिस्टिविटी दोनों केसेस में सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी आपने किसके लिए पढ़ी थी? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब मटेरियल सेम हो तो रेजिस्टिविटी सेम होगी। मतलब अगर इस वायर की रेजिस्टिविटी रो है तो इस वायर की भी रेजिस्टिविटी रो ही होगी। मतलब दो वायरें हैं, देखो दोनों का लेंथ अलग है, दोनों का एरिया अलग है और शायद रेजिस्टेंस भी अलग आएगा, ठीक है। फाइंड करेंगे, खबर पड़ेगा। पर क्योंकि सेम मटेरियल दिया हुआ है कि सेम मटेरियल है, तो हमने पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टिविटी अगर सेम मटेरियल है तो दोनों में रो ही सेम ही रहेगी, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आर का रो का फॉर्मूला लगाओ। अभी अभी रो का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने? रो इज इक्वल टू, अच्छा आर का पहले लिख लो, ठीक है। आर, ये मैंने कंपैरिजन किया, ठीक है। आर इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है। आर इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है। और रो का फॉर्मूला क्या होता है? रो का, तो देयरफॉर रो इज इक्वल टू RA/L, ठीक है। रो इज इक्वल टू RA/L, रो इज इक्वल टू RA/L, डायरेक्ट लिख दो। रो इज इक्वल टू RA/L, ठीक है। R क्या है? 4, एरिया क्या है? A, लेंथ क्या है? L, ठीक है। तो ये आपका रो आया, ठीक है। इसको 1 दे दो। अच्छा आप इसका फॉर्मूला लिखो रो का, फिर से वही रो इज इक्वल टू R डैश A डैश अपॉन L डैश, सब में डैश डैश। इसका रो और उसका रो सेम है, पर यहाँ डैश डैश लगेगी, क्यों? क्योंकि अनदर वायर है, अनदर वायर, ठीक है। तो फिर से R डैश क्या होगा? R डैश आपको फाइंड करना है, रो तो रो ही है। A डैश क्या है? A डैश है आपका 2A अपॉन L डैश क्या है? L/2, L/2, ठीक है। अच्छा ये L/2 है तो जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाता है, 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक है। तो R डैश 2A और 2 भी ऊपर आ जाएगा अपॉन L, ठीक है। Therefore रो इज इक्वल टू 2 2 जा 4, R डैश 4A अपॉन L, ठीक है। अब यहाँ जो रो की वैल्यू दी थी 4A अपॉन L, यहाँ सब्सटीट्यूट करो, ठीक है। तो
तो देयरफॉर रो की वैल्यू क्या है 4a/l, 4a/l इज इक्वल टू r डैश 4a/l। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज 1, ये 1 से जो वैल्यू थी इसमें डाल दो, ठीक है। अब कट करो जो कट होता है, l कट, a कट, 4 कट, सामने सामने कैंसिल हो रहा है। देखो l नीचे है, दोनों नीचे नीचे कट, a ऊपर है, कट 4 कट, ठीक है। सब तो कट गया, रहा क्या? कुछ भी नहीं, 1 रहा, ठीक है। तो r डैश इज इक्वल टू 1 ओम, ठीक है। तो r डैश क्या आया? देयरफॉर r डैश इज इक्वल टू 1 ओम, ठीक है। तो देयरफॉर r डैश इज इक्वल टू 1 ओम, ठीक है। पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन में मांग क्या रहा है। जब उसने सेम मटेरियल बोला तो समझ गए कि रो वाला सम है, और रो मतलब रेजिस्टिविटी, जिसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो रो वाला सम है, रेजिस्टिविटी वाला सम है, हम समझ गए। हमने फॉर्मूला लगाई रो RA/L, ठीक है। रो RA/L फॉर्मूला लगाई, R की वैल्यू डाली, जो जो वैल्यूज थी हमने डाल दी, ठीक है। फिर हमने दूसरी वायर के लिए भी वही प्रोसेस करा, दूसरी वायर के लिए वही प्रोसेस करा, पर हमें पता है उसका लेंथ डिफरेंट है, उसका रेजिस्टेंस डिफरेंट है, उसका एरिया डिफरेंट है। तो सब की वैल्यूज डाली, और वैल्यूज थी तो डाली, नहीं थी तो डैश डैश करके लिखा, ठीक है। जैसे यहाँ r डैश, a डैश, l डैश, तो देखो सबकी वैल्यू थी l डैश l/2 है, a डैश 2a है, ठीक है। और यहाँ आपने फिर रो की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की, r डैश आया 1 ओम, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस जो, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर? तो रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर इज 1 ओम, ठीक है। ये वाला सम 1 मार्क में ही आता है, 1 मार्क सम है ये, और आता है ऐसा सम, ठीक है। बच्चों अभी देखो क्वेश्चन क्या है आपका, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस का मैंने छुड़वाया था कि भाई जब ये टॉपिक आएगा तो कराऊंगी। आपका पेज 221 पे है, ये पेज 221 पे, ये सीबीएसई 2014 में आया हुआ है, ठीक है। 6th नंबर है ये, ठीक है, 2014 का आया हुआ है। अभी आंसर देखो, सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं, कॉपर वायर। देखो वायर वाले सम्स हो ना, वायर वाले सम्स हो, कॉपर ऐसे एल्यूमिनियम, तो समझ जाने का रो वाले सम्स है, रेजिस्टिविटी वाले, ठीक है, वो समझ ही जाने का। अच्छा क्या बोल रहा है, डायामीटर, डायामीटर कितना दिया है, डायामीटर 0.5 mm। फिर रेजिस्टिविटी क्या दी हुई है, रेजिस्टिविटी दी हुई है, रेजिस्टिविटी मतलब रो क्या दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी आपका दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। फिर व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ इफ द रेजिस्टेंस इज 10 ओम, ठीक है। अच्छा ये सम 2 पार्ट में दिया हुआ है, पहले यहाँ तक आपको सम करना है, ये वाला सम वाला पार्ट है, और इसके बाद ये एक 1 मार्क जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब एक ही सम में 2 सम्स दे दिए आपको, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस दे दिए। पहले हम पहला कैलकुलेशन वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। तो डायामीटर 0.5 है, तो देयरफॉर रेडियस क्या होता है, डायामीटर का आधा, ठीक है, इज इक्वल टू 0.5/2, 0.5/2 करो। देखो 2 को 0.5 से, 0 है तो 0, ठीक है, 2 2 जा 4 1, तो पॉइंट लगी हुई है तो 0 लगेगा, 2 5 जा 10, तो 0.25 आंसर आएगा, 0.25 mm, ठीक है, 0.25 mm आंसर आया। अच्छा अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ये मिलीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखोगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.25 mm को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पढ़ा था ना 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है, ठीक है। तो 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर। देखो मैं जब भी डायामीटर होता है ना mm में या किसी में भी सिर्फ डायामीटर दिया होता है, मैं 3-4 जो स्टेप्स है छोड़ के फिर ही लिखती हूँ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे पता है स्टेप्स होने वाले हैं अंदर, ठीक है।
तो रेडियस क्या आया 0.25 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये मैंने कन्वर्ट किया, mm को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो मुझे फाइंड क्या करना है, लेंथ। तो r का फॉर्मूला क्या है, r इज रो l अपॉन a। ठीक है, r इज रो l, जो उसका रेगुलर फॉर्मूला है r का रेगुलर फॉर्मूला r इज रो l अपॉन a। मुझे फाइंड क्या करना है, l। तो l को अकेला बनाऊंगी, तो देयरफॉर r a अपॉन रो हो जाएगा, r a अपॉन रो इज इक्वल टू l। l को अकेला बनाओ, r a अपॉन रो। ठीक है, तो देयरफॉर l इज इक्वल टू r a अपॉन रो। r क्या है आपका 10, a क्या है पाई आर स्क्वायर, a क्या है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रो क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, अच्छा देयरफॉर 10 इंटू पाई क्या है 22/7, आर स्क्वायर क्या है 0.25 इंटू 10⁻³ स्क्वायर, 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, और 1.6 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁸ क्या है, देखो r की जगह 10 है, a है पाई आर स्क्वायर, पाई क्या है 22/7, r क्या है 0.25 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, तो सबकी वैल्यू डाल दी, देयरफॉर l इज इक्वल टू है ना यहाँ। ठीक है, देयरफॉर l इज इक्वल टू, ठीक है, l को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करें, देखो अब ये स्क्वायर है, पहले तो 10 इंटू 22/7 इंटू 0.25 को भी स्क्वायर मिलेगा, 10⁻³ को भी स्क्वायर मिलेगा, अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, इज इक्वल टू 10 इंटू 22/7, 0.25 का स्क्वायर तो 0.25 इंटू 0.25, 3 2 जा 6, 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, क्या किया 0.25 0.25 दो बार ही 10⁻⁸। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब सारी पॉइंट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जहां जहां डेसिमल है वो हटाओ। तो 10 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 25/100 मल्टीप्लाई 25/100। ठीक है, इसको किया, इसको किया। अब ये नीचे वाला 1.6 है, 16/10। ठीक है, नीचे है तो ऊपर पॉइंट लगेगी, ऊपर है तो नीचे। ठीक है, इंटू 10⁻⁶ अपॉन 10⁻⁸। ठीक है, टिक करते जाओ, ये लिखा, ये लिखा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, सारे आ गए। कैलकुलेशंस में मैंने खाली अभी डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाया तो डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतने जीरो लगा दिए। ठीक है, तो अच्छा अब क्या करेंगे, जो कटता है काटो, क्या क्या कट सकता है। देखो यहाँ पे ये 10 के साथ ये 0 कट रहा है। ठीक है, फिर इस 10 के साथ ये 0 कट रहा है। ठीक है, दो तो 0 0 ही उड़ गए। दूसरा क्या कट सकता है, पाई की टेबल लगा दो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 का 0। ठीक है, फिर 2 10 जा 20, 2 11 जा। ठीक है, अच्छा अब क्या रह रहा है, लिख देते हैं जो रह रहा है। ठीक है, जो रहता है वो लिख देते हैं, 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ अपॉन 7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। ठीक है, ये 10⁻⁸ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁸। ठीक है, इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ये 10⁻⁸ ऊपर जाएगा तो 10⁸ अपॉन
7 इंटू 10 इंटू 16, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, कहीं कुछ गलत नहीं होगा तो अच्छा है, वरना मैंने तो इन्फॉर्मेशन भी मिटा दी, ठीक है। मैं भले कभी मैं भी टीचर हूँ, पर मुझे भी डर लगता है गलत आंसर आने का, मैंने इन्फॉर्मेशन ही रब कर दी, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं हम। अब देखें यहाँ पे इज इक्वल टू एल है, देखिए यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, देखो 10 रेज़ टू -6 प्लस 8 है, ठीक है। 10 रेज़ टू -6 प्लस 8 अपॉन, क्योंकि पावर क्या होते हैं, प्लस होते हैं, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होते हैं, 7 इंटू 10 इंटू 16, ठीक है। तो इज इक्वल टू 11 इंटू 25 इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू -6 प्लस 8 10 रेज़ टू 2, ठीक है, अपॉन 7 इंटू 10 इंटू 16, ठीक है। अच्छा अब ये 10 का स्क्वायर हुआ 100 हुआ, 11 इंटू 25 इंटू 5 इंटू 100 अपॉन 7 इंटू 10 इंटू 16, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ठीक है। अच्छा अब कुछ नहीं कट रहा है, तो अब जो है वो लिख देते हैं, ठीक है। 25 5 5 जा 25 25 25 जा 625, तो 11 इंटू 625 अपॉन 56, ठीक है। 11 इंटू 625 अपॉन 56, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अभी यहाँ पे 625 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 625 को 11 से करेंगे, मैं यहाँ कर लेती हूँ, यहाँ जगह है तो, ठीक है। 625 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 5 जा 5 1 2 जा 2 1 6 जा 6 1 5 जा 5 1 2 जा 2 1 6 जा 6 5 5 प्लस 2 7 6 प्लस 2 8 6 8 7 5, ठीक है। 6 8 7 5 आंसर आया, तो 6 8 7 5 अपॉन 56, ठीक है। अच्छा 56 को डिवाइड करो 6 8 7 5 से, 56 को डिवाइड करो, तो 56 को डिवाइड करेंगे 6 8 7 5 से, ठीक है। तो 56 की टेबल में 56 1 जा 56, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 5 गए 1, 7 नीचे उतारा, 56 2 जा 2 6 जा 12 2 5 जा 10 11, ठीक है। 56 2 जा 112, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 5 नीचे उतारेंगे, ठीक है। 155, 56 3 जा ट्राई करते हैं, ठीक है। 56 3 जा 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 16 168, बड़ा हो रहा है तो 56 2 जा ही लगाएंगे, ठीक है। 56 2 जा 56 2 जा 112, माइनस 5 में से 2 गया 3, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। अब 56 से 43 जा नहीं रहा है तो पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद 0, 56 की टेबल में 430 कब आता है, तो 56 8 जा 8 6 जा 48, 8 5 जा 40 44 4 4 8, बड़ा हो रहा है। 56 7 जा 7 5 35, 7 6 जा 42, 7 5 35 प्लस 4 39 392, 56 7 जा 392, ठीक है। माइनस करो, 10 में से 2 गए 8, ठीक है। 2 यहाँ से 1 लिया, 12 में से 9 गए 3, ठीक है। फिर से 0 380, फिर से 56 6 जा, ठीक है। 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 336, ठीक है। 56 6 जा 336, ठीक है। 10 में से 6 गए 4, 7 में से 3 गए 4 44 आया, ठीक है। फिर से 440 0 लगा दो, ठीक है। तो 56 7 जा 392, 56 7 जा 392, ठीक है। 10 में से 2 गए 8, 13 में से 9 गए 4 48 आया, मतलब 122.767 आंसर आ गया। तो
122.767, ठीक है। तो यहाँ देखो इसके अगले वाला डिजिट एक बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला 2 डिजिट में एंड करना है, तीसरा डिजिट देखो 5 से बड़ा है तो ये एक बढ़ जाएगा, तो क्या होगा 122.77, ठीक है, 122.77 आएगा ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्ट क्या फाइंड किया हमने, लेंथ फाइंड की, हाँ लेंथ, तो लेंथ खाली मीटर में ही होती है, मीटर। अच्छा, ये जो 122.77 है मेरा आंसर आया है। आपकी एनसीईआरटी में अगर पीछे चेक करोगे तो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आंसर है, आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में इसका आंसर है 122.7, ठीक है। तो हमारा आंसर सेम आया 122.77, 122.7, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा भी क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन आपसे, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। ये आया है सीपीएससी में, देखो मतलब कैसा खतरनाक सम था, प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ेगी, 2-3 बारी करोगे, है भी टेक्स्ट बुक का, ठीक है, बाहर का भी नहीं है, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का सम है ये। कैलकुलेशंस मारती है और मैंने कैलकुलेशंस के लिए खास ट्रिक बनाई हुई है, ठीक है। हर जो भी कैलकुलेशन आती है मेरी एक ट्रिक होती है, जैसे इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने मतलब आप देखोगे मेरे भले स्टेप्स बड़े होंगे पर मेरा फाइनल आंसर परफेक्ट आया, क्योंकि मैं कैलकुलेशन एक ट्रिकी वे में करती हूँ, ठीक है, कि मुझे इजी पड़े, वो ही जो मेरा इजीनेस है वे का वो आपको पकड़ना है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहला वाला सम भी आपने देखो ऐसा आया था मटेरियल वाला, उसमें भी मैंने कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न करके मतलब एक, हाँ मैंने कहा मुझे आइडिया रहती है कि जैसे रेजिस्टिविटी मुझे पता है पॉइंट में आएगा, अब लेंथ में मैं और सोच रही थी कहीं कटे, और मैं देखो 0 लास्ट तक नहीं छोड़ रही थी, देखो यहाँ 0 था ना, मैं लास्ट तक छोड़ ही नहीं रही थी, मुझे ऐसे था अपॉन में 10 होता है ना, अपॉन में 10, 100 ऊपर पॉइंट लगाना आसान हो जाता है, तो मैं वो 0 ही नहीं छोड़ रही थी। मैंने ट्रिक जो मैं ट्रिक अपना रही हूँ वो थोड़ी आप ट्रिक पकड़ने की कोशिश करो। अब वो ऐसे तो होगी नहीं कि मैं बोलूंगी आपको आ जाएगा, थोड़े जैसे मेथड्स फॉलो कराती हूँ वो फॉलो करो, और थोड़ा जो अपना कॉमन सेंस है वो यूज करो और थोड़ी प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसका अभी पार्ट बाकी है, पर ये मैंने थोड़ा ऐसे गुचड़ किया है, थोड़ा ऐसे जूम करते हैं, थोड़ा ढंग से देख लो, तो मैं ये सारा रब करके इसका दूसरा पार्ट आपको समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे फिर इसका दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। कह रहा है रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा कि अगर डायमीटर डबल कर देंगे। तो आप याद करो रेजिस्टेंस जब आपने पढ़ा था, रेजिस्टेंस के फैक्टर्स पढ़े थे आपने, आपके एनसीईआरटी में पेज 207 पे पहली लाइन ही है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस डायामीटर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और डायामीटर पे, और मतलब 3 चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली डिपेंड करता है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, R इज रो L अपॉन A, ठीक है। लेंथ जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और R की जगह क्या लिखते हैं आप, डायामीटर के टर्म्स में। मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर डायामीटर डबल कर देंगे, डायामीटर अगर तुम डबल कर दोगे, ठीक है। ये देखो यहाँ समझो R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, इसका मतलब क्या हुआ, R इज प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर, ठीक है। R किसके प्रोपोर्शनल है, D स्क्वायर। अगर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो वो डायामीटर का भी, क्यों, एरिया क्या होता है, एरिया किसी भी वस्तु का पूरा क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। तो उसके डायामीटर भी हुआ ना, तो डायामीटर पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो R मतलब अगर रेडियस पाई आर स्क्वायर, तो अगर रेडियस है तो डायामीटर के भी उतना ही प्रोपोर्शन होगा। मतलब आप अगर यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन में रेडियस भी लिख सकते थे, इफ द रेडियस इज डबल, रेडियस लिखते तो भी वही बात थी, डायामीटर लिखा तो भी वही बात है, ठीक है। डायामीटर इज डबल, डायामीटर क्या बोल रहा है, डबल हो जाना है, तो डायामीटर डबल हो जाएगा, मतलब डायामीटर क्या हो जाएगा, डबल। तो डायामीटर डबल हो गया, क्वेश्चन में लिखा है बिकॉज डबल।
ठीक है। तो r इज प्रोपोर्शनल टू 2 का स्क्वायर और d का स्क्वायर, तो इज प्रोपोर्शनल टू 1/4 d स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, द रेजिस्टेंस चेंजेस 1/4 टाइम्स, रेजिस्टेंस चेंजेस 1/4 टाइम्स, मतलब 1/4 टाइम्स रेजिस्टेंस बदलेगा। ठीक है, मतलब मैं क्या बता रही हूँ आपको, रेजिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन हुआ रेडियस के स्क्वायर के, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन हुआ डायामीटर के स्क्वायर के। डायामीटर की वैल्यू क्या दी हुई है 2d। ठीक है, तो 2 का सर 4 तो देखो 1/4 टाइम हुआ ना, तो क्या होगा, डायामीटर चेंजेस 1/4 टाइम्स। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि मैडम r इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/a, मैंने बोला ना एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इसका मतलब वो रेडियस का भी इनवर्सली प्रोपोर्शन है, रेडियस के स्क्वायर, ऑब्वियसली एरिया की फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस का भी इनवर्सली प्रोपोर्शन है और डायमीटर के स्क्वायर का भी इनवर्सली प्रोपोर्शन हुआ। ठीक है, तो इसलिए 1/4 टाइम्स। ठीक है, अच्छा तो ये सम्स है, क्वेश्चन जरूर लिखना, आंसर भी लिखना अच्छे से, हो सके तो 2 बार ही लिखना। ठीक है, टफ सम्स थे सारे, और जो होमवर्क होगा वो ग्रुप में आ जाएगा, वो आपको कंप्लीट करना है। चलें, थैंक यू।